नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपना पार्ट 2 शीत युद्ध के दौर का चैप्टर है जो कि क्लास 12 का है। एनसीईआरटी बेस है पूरा का पूरा। इसमें आज हम करेंगे अपने मेन टॉपिक को। इसका नाम है पहला मार्शल योजना, दूसरे का नाम है शीत युद्ध के दायरे, तीसरा है हमारा शीत युद्ध के कारण और चौथा जो वीडियो का हम अंत करेंगे जिसपे वो होगा हमारा शीत युद्ध का परिणाम। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा मार्शल योजना। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है मार्शल योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 3 अप्रैल 1948 को। ये 4 वर्ष तक चला था, ठीक है, 4 साल तक ये चला था, 1952 तक, ठीक है। क्या है ये मार्शल योजना? तो ध्यान रखना, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के ट्रूमैन, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिस उस सिद्धांत के तहत पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उनकी आर्थिक मदद की जाएगी अमेरिका के द्वारा। तो उसी लिए जॉर्ज मार्शल जो कि अमेरिका के विदेश सचिव थे, उनको पूरे यूरोप का दौरा करने के लिए भेजा गया था। और साथ ही साथ जब वो दौरा करके वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि पश्चिमी यूरोप जिसके काफी देश जो पहले साम्यवादी थे, ठीक है, जो काफी देश पहले साम्यवादी थे और तो और उनके ऊपर बड़ा ही ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। और अमेरिका चाहता था कि इन देशों को भी मैं पश्चिमी विचारधारा में मिला लूं। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी यूरोप को पैसों की मदद से अपने में जोड़ने की कोशिश करी थी। साथ ही साथ इनको पश्चिमी जो यूरोप के देश थे जिनका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी क्षति हुई थी, उनको 12 बिलियन डॉलर की पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद करी थी ताकि वहां पे साम्यवादी व्यवस्था से पलटकर पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो सके। या हम कह सकते हैं कि मार्शल योजना का जो उद्देश्य था वो यही था कि साम्यवादी व्यवस्था को प्रसार होने से रोका जा सके या साम्यवादी व्यवस्था को फैलने से रोका जा सके, ठीक है। तो जो मार्शल जिनके नाम पर था वो कौन थे? जॉर्ज मार्शल, ये अमेरिका के विदेश सचिव थे। कौन थे? विदेश सचिव। कई बार पेपरों में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जॉर्ज मार्शल किस पद से संबंधित थे? तो याद रखना विदेश सचिव थे ये, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है मार्शल योजना का, उसमें आपको मेन बातें जो याद रखनी है वो ये कि जो मार्शल योजना क्या है, तो मार्शल योजना मूल रूप से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए चलाई गई अमेरिका की योजना थी। अमेरिका ने इसमें करा क्या? तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 12 बिलियन डॉलर की मदद करके उनको अपने गुट में या अपने खेमे में बनाए रखने की कोशिश की थी। साथ ही साथ उन देशों में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का भी कार्य किया था और जिसके तहत सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। शीत युद्ध के दायरे, इसमें हमारे कुछ अहम बिंदु हैं, इनको मैं लिस्ट कर देता हूं, ठीक है। टॉपिक जो है हमारा वो है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर, ये चैप्टर का नाम है हमारा, इसका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। शीत युद्ध के दायरे में हमारे कुछ अहम पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है 1948 की बर्लिन नाकाबंदी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो आएगा 1950 का कोरिया युद्ध, 1950 का कोरिया युद्ध। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो होगा 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, ठीक है। 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप तो इंटरफेयर जो उन्होंने करा। हमारा इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो इसी में ही जो अगला टॉपिक है वो है 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ का हस्तक्षेप।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। तो दोस्तों मैंने क्यूबा मिसाइल संकट पे जो मेरा पहला वाला जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें मैंने अच्छी तरीके से उस चीज को समझा रखा है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, ठीक है। तब भी मैं इसमें इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग इसका भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शीत युद्ध के दायरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बताता हूँ शीत युद्ध के दायरे की परिभाषा। शीत युद्ध के दायरे की परिभाषा, ठीक है। तो आप ही समझिए, जब भी, ठीक है, शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय उन क्षेत्रों से होता है, ठीक है, जो कि दो गुटों में बटे हुए हो और उन दोनों गुटों के जो क्षेत्र बटे हुए हैं और जिन जिन को बटे हुए हैं उन सभी के बीच में तनाव की स्थिति का उत्पन्न होना, साथ ही साथ संकट का ऐसा अवसर आना जिस समय में युद्ध होने की संभावना पूर्ण रूप से बन जाए, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, शीत युद्ध के दायरे की परिभाषा। क्योंकि शीत युद्ध के दायरे में उन सभी संभावनाओं को, उन सभी अवसरों को, उन सभी संकटों को शामिल किया गया है जिसमें युद्ध होने की संभावना पूर्ण रूप से तय हो चुकी है, परंतु कहीं तक वो युद्ध नहीं हुआ। यदि वो वास्तविक रूप ले ले तो फिर वो शीत युद्ध नहीं, वो युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और शीत युद्ध की तो परिभाषा आपको पता ही है, जब कोई युद्ध ना हो रहा हो और युद्ध जैसा वातावरण बना रहे तो उसको शीत युद्ध कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला है, जब भी शीत युद्ध के दायरों की, जब भी शीत युद्ध के दायरों की बात होती है तो इससे अभिप्राय उस क्षेत्रों से होता है, उस क्षेत्रों कह लो या फिर उन क्षेत्रों से होता है जो कि विरोधी खेमों में बटे हुए होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन दो विरोधी देशों के बीच में तनाव की स्थिति या संकट का ऐसा अवसर उत्पन्न हो जाए, ठीक है। हम लिख सकते हैं विरोधी खेमों में बटे होते हैं और इनके बीच संकट का अवसर उत्पन्न हो जाए या युद्ध की संभावना पैदा हो जाए, तो इस घटना को शीत युद्ध के दायरे या दायरों से परिभाषित किया जाएगा या किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको शीत युद्ध के दायरे के जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा पॉइंट था बर्लिन की नाकाबंदी जो सन 1948 में हुई थी, ठीक है। बर्लिन क्या है, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, राजधानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय या उसके उपरांत बर्लिन का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जर्मनी को ही पूरे युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था। लोकार्नो संधि, वर्साई की संधि में जर्मनी पर सबसे ज्यादा ब्लेम लगाया गया था। साथ ही साथ जो जर्मनी का जो क्षेत्र था, यहाँ पे कहता हूँ बर्लिन जो उसकी राजधानी थी, जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र थे, और तो और जहां की सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति ठीक थी,
उस क्षेत्र को क्या कर दिया, नाकाबंद कर दिया, मतलब वहां पे पूर्ण रूप से मनाही कर दी गई, कोई भी उससे वो संपर्क नहीं रखेगा, साथ साथ बर्लिन के लोग भी किसी संपर्क नहीं रखेंगे। और जर्मनी की ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि जर्मनी को दो खेमे में भी बांट दिया गया था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी पे सोवियत संघ का नियंत्रण था और पश्चिमी पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बर्लिन में नाकाबंदी के उपरांत सन 1949 से लेकर 1961 तक 1961 तक बर्लिन से काफी लोग माइग्रेट हुए और 25 लाख लोग जब तक दीवार नहीं बनी, 61 में दीवार बन गई थी, बर्लिन की दीवार बन गई थी जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को बांटता था। अगर पेपर में प्रश्न आता है कि बर्लिन की दीवार किस चीज का प्रतीक थी, तो पूर्वी विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा का प्रतीक थी। ठीक है, साथ ही साथ हमें देखें कि 1949 तक, 1948 में तो बर्लिन की नाकाबंदी करी और 1949 से लेकर 1961 तक वहां पे क्या हुआ, जब कि 25 लाख लोग माइग्रेट हो गए, वहां से निकल गए। और जब दीवार बन गई उसके बाद सिर्फ 5000 लोग ही माइग्रेट हुए पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति शीत युद्ध के दायरे में संभावित थी, क्योंकि जब मैक्सिमम लोग अगर एक स्थान से दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां पे सबसे संसाधन यूज करेंगे, और जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जब हमारे पास संसाधन सीमित है, तो उसके बाद आवश्यकता हमारी असीमित होने के कारण वहां पे दिक्कतें आ जाएंगी और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने पर जिस भी प्रांत में हो या जिस भी प्रदेश में ये लोग माइग्रेट होंगे वहां पे ज्यादा मांग की आवश्यकता करेंगे, और जब ज्यादा मांग की आवश्यकता करेंगे जो केंद्र की जो सत्ता होगी वो लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगी, जिसके कारण लोग विद्रोह कर सकते हैं या आंदोलन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं नुकसान सरकार को या फिर केंद्रीय सत्ता को पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब भी कोई प्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दिक्कतें इसका सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस इलाके में संसाधन सीमित है वहां पर मैक्सिमम लोगों का हो जाना या अधिक संसाधन से अधिक लोगों का हो जाने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा, वो है 1950 का कोरिया युद्ध। ठीक है, 1950 का जो कोरिया युद्ध था, 50 कोरिया युद्ध, ठीक है, यह युद्ध 1950 से 1953 तक चला। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में था। साथ ही साथ उत्तरी कोरिया को समर्थन कम्युनिस्ट सोवियत संघ व साम्यवादी चीन से प्राप्त था। ठीक है, और दक्षिण कोरिया को समर्थन पूंजीवादी अमेरिका से प्राप्त था। ठीक है, और यहां पे भी देखो आप कि सोवियत संघ और सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के समीप आए हैं, युद्ध होने की संभावना इनके बीच में बनी है, इसीलिए इसको भी शीत युद्ध के दायरे में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ हमारा अगला जो टॉपिक है वो है 1954 से लेकर 1975 तक में अमेरिका का वियतनाम में हस्तक्षेप। ठीक है, अब वियतनाम को सोवियत संघ से सपोर्ट था, सोवियत संघ से समर्थन था, और तो और वियतनाम में साम्यवादी विचारधारा प्रचलित थी, परंतु
शक्ति के वर्चस्व ने या महाशक्ति बनने की होड़ में वियतनाम में हस्तक्षेप करके अमेरिका ने सोवियत संघ को अपना और ज्यादा बड़ा दुश्मन बना लिया और इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न हो गई। ठीक है, साथ ही इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है 1956 में 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। ठीक है, हंगरी को पहले फ्रांस से पूर्ण रूप से सपोर्ट था और फ्रांस भी यूरोपीय कंट्री है, उसको भी पहले पूंजीवादी विचारधारा ही माना जाता है और माना जाता रहा है। और जब वहां पे सोवियत हस्तक्षेप हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका डर गया कि अब हंगरी को ये अपने साम्यवादी गुण में ढाल लेगा, साथ में ये भी कह सकते हैं कि साम्यवादी इसको बना देगा। और जब सोवियत संघ का हंगरी पे हस्तक्षेप हुआ तब अमेरिका ने बचाव हेतु हंगरी के समर्थन में मोर्चा खोला और ये दोनों के दोनों यूएसएसआर और यूएसए फिर एक युद्ध के लिए आमने सामने आ गए, परंतु तब भी युद्ध नहीं हुआ। इसको भी शीत युद्ध के दायरे में ही सम्मिलित किया गया है। इस शीत युद्ध के दायरे में ये स्थिति बनी है, संकट का दौर बना है कि कैसे दोनों महाशक्ति बनने की ओर में कभी उधर हस्तक्षेप करते हैं, कभी कहीं और हस्तक्षेप करते हैं, और ये दोनों ही कर रहे, क्योंकि इन दोनों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद महाशक्ति बनने की, अपने शस्त्रों को सैनिक गुट बनाने की बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि ये अब अपना पूरे विश्व पर वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसके बाद हमारा जो है अगला वो है क्यूबा मिसाइल संकट, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्यूबा जो है वो अमेरिकी द्वीपीय देश है। ठीक है, परंतु इसको समर्थन किससे प्राप्त था? इसको समर्थन सोवियत संघ से प्राप्त था। ठीक है, सोवियत संघ कौन कैसा समर्थन दे रहा था इसको कूटनीतिक और वित्तीय, मतलब कि फाइनेंशियली और पॉलिटिकली, या फिर जैसे कूटनीतिक छल कपट हो गया। ठीक है, कोई भी अगर विचार विमर्श करना है तो कुछ भी पूछ के ये इसी से ही करता था। ठीक है, और फिर इसने करा क्या, सोवियत संघ ने इसको अपने रूस के सैनिक अड्डे के रूप में प्रयोग करना चाहता था और यहाँ पे अपनी 3 मिसाइलें तैनात कर दी, जिसके बारे में अमेरिका को जानकारी 3 हफ्ते के बाद पता चली थी। तब भी एक ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि दोनों के दोनों अब युद्ध करके ही रहेंगे, परंतु जब ये युद्ध नहीं हुआ तब जाके पूरे विश्व ने चैन की सांस ली कि चलो तीसरा वर्ल्ड वॉर होने से बच गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा शीत युद्ध के कारण। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण। ठीक है, शीत युद्ध के कारण में हमारे कौन कौन से बिंदु बन सकते हैं, मैं आपको पॉइंट में इसलिए बता रहा हूं कि इनकेस, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पॉइंट पे नंबर मिलते हैं। पॉइंट सारे ये एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की जो किताब पढ़ी है उसमें से मैंने इस पॉइंटों को बनाया है। ठीक, सो इसको आप पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट में, अगर किसी वर्ड को समझने में दिक्कत करे तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेजें, मैं उसका आपको आंसर उसको सरल रूप में करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी ठीक है, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था ये कि पूंजीवादी विचारधारा का और साम्यवादी विचारधारा का, या कह दो पूंजीवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार या प्रसार करना चाहते थे। साथ ही साथ सोवियत संघ
और अमेरिका के वैचारिक मतभेद, ठीक है। कई बच्चों को लगेगा कि दोनों सेम है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ सिर्फ विचारधारा है और यहाँ वैचारिक मतभेद है कि उधर तो विचारधारा वो पूरे सिस्टम को उत्पन्न करना चाहते थे, परंतु यहाँ पे कुछ विचार ऐसे थे जिनके बीच में इनके मतभेद पैदा हुए, ठीक है। साथ ही साथ आपका अगला जो पॉइंट बनेगा वो होगा तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति भी, ठीक है। तुष्टीकरण की नीति कह लो, तुष्टीकरण की नीति भी शीत युद्ध का कारण थी, ठीक है। तुष्टीकरण का मतलब होता है खुश रखना। क्या मतलब होता है? खुश रखना। जब कोई बड़ा दल किसी छोटे दल को अपने साथ जोड़ने के लिए, किसी उद्देश्य से अपने पास जोड़ने के लिए उसे रखता है, अर्थात उसको खुश रखना चाहता है ताकि उसका सपोर्ट हमें मिलता रहे, ठीक है। करते हैं वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं वो ऐसा करते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में, राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा हमारा बर्लिन विवाद। क्या बनेगा? बर्लिन विवाद, ठीक है। इसके बाद सोवियत संघ का बार बार वीटो पावर का प्रयोग, ठीक है। तो आप समझो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट 2 का जो है शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के परिणाम, ठीक है। शीत युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। विश्व में दो महाशक्ति का उदय होना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, विश्व में दो महाशक्ति का उदय होना। महाशक्ति का मतलब एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए, ठीक है। ये शीत युद्ध का ही परिणाम था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला जो टॉपिक है वो अगला जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। अगला होगा आपका विश्व जो था, विश्व दो ध्रुवता में बट गया, ठीक है। विश्व दो ध्रुवता में बट गया। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है सैन्य सुरक्षा। सैन्य सुरक्षा संगठनों की आवश्यकता, ठीक है। तभी नाटो, तभी वार्सा जैसे पैक्ट हुए थे, ठीक है। नाटो जैसे संगठन का उदय हुआ था। इसके बाद जो विश्व था, विश्व नाभिकीय खतरों की ओर बढ़ने लगा। साथ ही साथ शस्त्रों को अर्जित करने की होड़ लग गई। अर्जित का मतलब होता है जमा करने की, अर्जित करने की होड़ लग गई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका में नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इन नए राष्ट्रों का उदय का मतलब है कि एशिया और अफ्रीका में जो देश गुलाम थे, उपनिवेशवाद में जी रहे थे, वो अब क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अंत का आपका अगला जो पॉइंट है वो है गुट निरपेक्षता का विकास। गुट निरपेक्षता का विकास, ये सभी जो बिंदु हैं ये आपके शीत युद्ध के परिणाम थे, ठीक है। और इसके कारण हमारा जो शीत युद्ध है एक अपने चरम बिंदु पर पहुंचा था कि शीत युद्ध रियल में है क्या हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ में इसका
जो संबंध था, साथ ही साथ इस दौर में कौन कौन सी घटनाओं को हमने देखा, उसको हमने फील करा, महसूस किया, ठीक है। और तो और इसके बाद आपका जो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं पार्ट 3 में मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि सैन्य सुरक्षा वाले संगठनों की आवश्यकता, जिसमें मैं आपको परिचित कराऊंगा नाटो से, वार्सा से, सीटो से, सेंटो से, एलटीबीटी क्या है, एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, ठीक है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाके देख लें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 वाली वीडियो देखें, ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है समझने में आसान